कैसे हो सभी? ठीक हो? क्या चल रहा था? संधि। और संधि में विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि के मैंने आपको कितने भेद बताए थे? 7। लिखो, सबसे पहला भेद कौन सा है? सत्व विसर्ग संधि कोई कराया थोड़ी है सत्व विसर्ग में। सत्व विसर्ग संधि सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि और सत्व विसर्ग संधि के कितने नियम है? 7 नियम है, जिसमें सबसे पहला नियम था सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि का पहला नियम है, जिसमें विसर्ग से पहले क्या हो? कलर कोई कर रहा हूं, कोई कैसे आ रहा है ये? विसर्ग से पहले क्या हो? ए या आ, और उसके बाद में क्या आ जाए? कै या पैवर्ण आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। छाप दो। छाप दिया। सत्व विसर्ग संधि का पहला नियम, अब तो छाप दिया। लिखो, यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो, यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद
क या पे वर्ण आ जाए तो, और विसर्ग के बाद क या पे वर्ण आ जाए तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता। तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता, अर्थात विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता, अर्थात विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। लिख दिया सबने? विसर्ग से पहले क्या हो, ए या आ, और उसके बाद में क्या आ जाए, क या पे, तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता, अर्थात विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। लिखो इसमें, जैसे मने धन कामना, मने धन मने धन कामना। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए, बाद में क्या आ रहा है, क। विसर्ग में कोई विकार होगा क्या, नहीं होगा, विसर्ग ज्यों का त्यों लगेगा। मिला के लिखेंगे, बनेगा मन है कामना। एक बात का तो ये ध्यान रखना, विसर्ग के ऊपर से कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरती है। अगर आपने मने कामना ऐसे लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो विसर्ग के ऊपर से कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरती। आप दुख भी लिखते हो तो कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, दो शिरोरेखाओं से। तो मने धन कामना क्या बनेगा, मने कामना। विसर्ग से पहले क्या आया, ए, बाद में क्या आया, क। विसर्ग में कोई विकार हुआ क्या, विसर्ग ज्यों का त्यों लिखा। मने धन कामना, मने कामना, यसे धन कामना। विसर्ग से पहले क्या आया, ए, बाद में क्या आया, विसर्ग में कोई विकार होगा क्या, मिला के लिखा तो यसे कामना, यश की चाहना या इच्छा। तो मने धन कामना, मने कामना, और यसे धन कामना, यसे कामना, यश की चाहना या इच्छा। आगे लिखो, अंत धन करण, अंत धन करण, मिला के लिखा तो क्या बना, अंत करण। अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण में, भीतरी हृदय में। तो अंतः धन करण, अंतःकरण। आगे लिखो, रजय धन कण, क्या बनेगा, रजय कण। रजय कण का मतलब क्या है, मिट्टी या धूल के कण। तो अंत धन करण, अंतःकरण, रजय धन कण, रजय कण, मिट्टी या धूल के कण। आगे लिखो, अंत धन पुर, अंत धन पुर, क्या बनेगा, अंतःपुर। अंत माने क्या होता है, भीतर की ओर, पुर माने क्या होता है, स्थित। जो भीतर की ओर स्थित हो उसे क्या कहते हैं, अंतःपुर। क्या होता है अंतःपुर, रानियों का वास। क्या होता है अंतःपुर, रानियों का वास, रनवास। जो राजा होते हैं
अभी तो खैर इतना नहीं है, राजपाट आजकल तो चले ही गए। राजा जो अपनी रानियों को रखते थे बहुत ही ज्यादा भीतर छुपा के रखते थे, क्योंकि रानी है तो स्पेशली होगी है, जिससे कि हर किसी की उस पर नजर ना पड़े, किसी की नजर ना लग जाए। बहुत ज्यादा भीतर छुपा के रखते थे, 7 दरवाजों के भीतर। और रानी को भीतर छुपा के रखते। भाई देवे रानी आएगी भी तो 7 दरवाजे पार करके आएगी, तब तक राजा शिकार से वापस लौट आता। राजाओं को शिकार का बहुत शौक होता था। देखते थे ना, जब भी पूछते कहां है राजा, शिकार करने गया है। अब पता नहीं किस शिकार के लिए गया है, लेकिन शिकार पे बहुत जाता था है। तो रानियों को बहुत ज्यादा भीतर रखता था। तो रानी से पूछते थे, तो अब हर रानी के लिए एक मंत्री निर्धारित कर देता। कोई रानियों की कोई संख्या निश्चित थोड़ी होती, बहुत सारी रानी होती थी, कई प्रकार की रानी होती थी। सुना होगा खूब आपने, फलानी रानी, ढीकी रानी, ये जीती हुई रानी, ये हारी हुई रानी है, ये दासी रानी, ये बासी रानी, अनेक प्रकार की रानी होती थी। हर रानी के लिए क्या करता, मंत्री निर्धारित कर देता और मंत्री से बोल देता, देख भाई मंत्री, मुझे क्या है शिकारों पे बहुत जाना पड़ता है, तेरा दायित्व है रानी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो रानी के लिए मंत्री निर्धारित कर देता और खुद शिकार में क्या हो जाता। और रानी को सुख और दुख की हर बात किसको बतानी पड़ती, तो जाहिर सी बात है भागेगी भी किसके साथ। तो जब राजा शिकार से लौटता तब पता चलता था कि रानी तो गई मंत्री के साथ, अब जाएगी बेचारी। हर सुख और दुख की बात जब इंसान जिसको बताएगा तो लगा भी उससे होगा नहीं होगा। आए दिन अखबार में पढ़ते हो ना, फलानी लड़की ड्राइवर के साथ भाग गई, भागेगी। लेने ड्राइवर आ रहा है, छोड़ने ड्राइवर जा रहा है। रानी को, लड़की को, किसी को भी जिस चीज की जरूरत है कौन पूर्ति कर रहा है, ड्राइवर। तो जाहिर सी बात है लगा भी किससे होगा, तो जाहिर सी बात है जाएगी। तो मेन चीज ये है कि अगर आप किसी इंसान को समय नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है उसे समय कहीं और देना पड़ेगा। तो इस वजह से तो अंतःपुर का मतलब होता है भीतर की ओर स्थित। ऐसी ऐसी रानी होती थी जो असूर्य पश्या होती थी, जो वर्षों तक सूर्य को देख ही नहीं पाती थी, और वर्षों तक सूर्य नहीं देख पाती इसलिए उनको क्या कहा जाता, असूर्य पश्या। इसमें राजा रानी की बात कहां से आ गई, ज्योतिर्विणा बहुत सारी बात होती है जो जुड़ी होती है? तो अभी शायद आप किसी राजा के चक्कर में पड़ी नहीं हो है? अंतःपुर का मतलब होता है भीतर की ओर स्थित, जिसे हम क्या कह देते हैं, रनिवास। ऐसी बहुत सी रानियां होती थी जो बेचारी वर्षों तक सूर्य नहीं देख पाती, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा भीतर छुपा के रखा जाता था, इसलिए उनको कहा जाता था असूर्य पश्या। क्या कहा जाता था, असूर्य पश्या। ऐ माने नहीं, सूर्य माने सूर्य को, पश्या मतलब देखा। जिसने सूर्य को भी नहीं देखा हो वो क्या होती है, असूर्य पश्या होती है। आगे लिखो, तपे धन पूत, तपे धन पूत। अब विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए, बाद में क्या आ रहा है, पै आ रहा है। विसर्ग का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, तपे पूत। क्या मतलब होता है तपे पूत का, बड़ी कठिन तपस्या से प्राप्त किया हुआ पुत्र। पुत्र ऐसे प्राप्त थोड़ी होता है। राजा जनक ने कितनी तपस्या की, कितने सारे यज्ञ किए, कितने सारे क्या किए, अनुष्ठान किए, आयोजन किए, तब जाके उनको क्या प्राप्त हुआ, पुत्र प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तब उसको क्या है, पुत्र प्राप्त हुआ। तो तपे धन पूत, तपे पूत, कठिन तपस्या से प्राप्त किया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, तपे पूत कहलाता है। आगे लिखो, पे धन पान, पे धन पान।
क्या बना? पेयपान। क्या मतलब होता है पेयपान का? तरल पदार्थ पीना। अब तरल पदार्थ में बहुत सारी चीज आती है, ठीक है। आगे लिखो, प्रातः धन काल, प्रातः धन काल। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ए। बाद में क्या आ रहा है? क। विसर्ग का क्या होगा? ज्यों का त्यों। क्या लिखा? प्रातः का। आया समझ? नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे क्या मैसेज है? मैसेज तो देख लिया करो। रील बना देते हो तुम मैसेजों की। दिखाना क्या मैसेज है इनका। सर आपकी रानी कहां गई? मेरे पास ही है? अभी और अभी में अंतर। अभी और अभी में बहुत अंतर होता है। एक होता है अभी और एक होता है अभी। अभी का मतलब होता है और या तरफ, और अभी का मतलब होता है तुरंत, तत्काल। आप दिया नियम समझ आया? नहीं आया? विसर्ग से पहले क्या हो? ए या आ। बाद में क्या जाए? क या पे। विसर्ग में कोई विकार होगा क्या? और अगर हो गया तो किस में जाएगा? अपवाद में। तो लिखो अपवाद। इसके सबसे महत्वपूर्ण अपवाद ये, और अपवादों को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है इसमें? अपवाद ही है। लिखो अपवाद। और इसके अपवाद एक दो हो तो आप रट भी लो। इसके अपवाद होते 13। कितने अपवाद है? आप 12 को रट लो, एक जो नहीं याद होगा वही पेपर में हो रहेगा। ऐसा होता है नहीं होता? सबको रट लो और एक जो आपको याद नहीं होगा वही किस में आता है? पेपर में आता है। इसलिए एक भी नहीं छोड़ना और एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम कोई भी चीजें रट के नहीं, समझ के पढ़ेंगे। लिखो इसमें अपवाद। अपवाद कितने? 13। एक पर दो कर, दो कृत, चार पति। एक पर दो कर, दो कृत, चार पति, और जिसके पति 4 होंगे उस पर कार भी कितनी होंगी? बिना कार वाला ढूंढेगी क्या? सब कार वाले होंगे। तो एक पर दो कर, दो कृत, 4 पति और 4 कार, इन पर होती है अपवाद की मार। इन पर होती है अपवाद की मार। कई तो मोह बहुत बनाती हैं, है? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाती रहो। मुझे तो पेपर में प्रश्न कैसे होगा सही वो कराना है, ठीक है ना? लिखो, एक पर दो कर, 4 पति और 4 कार, इन पर होती है अपवाद की। अरे प्रातः काल लिखा तो दिया, प्रातः धन काल, प्रातः काल होगा। विसर्ग में कोई विकार होगा क्या? नहीं होगा। यश धन शेष, यशस शेष हो जाएगा। इतना आगे क्यों जा रहे हो? आने तो दो ये अभी। एक पर दो कर, दो कृत, 4 पति और 4 कार, इन पर होती है अपवाद की मार। याद रहेगा? बस तो याद ही रखना है। निरोग और नीरव में सब बताऊंगा। तुम आगे क्यों भाग रहे हो इतना? निरोग और नीरव अभी क्यों जरूरत पड़ गई तुम्हें पूछने की? लास्ट में आएगी ये संधि। विसर्ग निये के बाद रेवण आ जाए, विसर्ग का लोप हो जाता है, लघुई दीर्घी में बदल जाती है, निरोग हो जाता है, रोग रहित होता है। निरोग नहीं होता, निरोग होता है। लिखो अब इसमें अपवाद में, एक पर, एक पर, परय धन पर, परय धन पर। अब देखो यहां पे
विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ए। बाद में क्या आ रहा है? पे। विसर्ग में कोई विकार होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए, विसर्ग ज्यों का त्यों रहना चाहिए, लेकिन यहां तो हो गया परस्पर। तो बताइए अपवाद हुआ नहीं हुआ? तो पर है धन पर परस्पर, विकार हो रहा है क्या? विसर्ग ज्यों का त्यों होना चाहिए लेकिन बदल गया, इसका मतलब ये क्या है? अपवाद है। एक पर दो कर, दो कर कौन कौन से होंगे? बाह्य धन कर और श्रेय धन कर। विसर्ग से पहले आ रहा है, बाद में क है। विसर्ग में कोई विकार होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। और अगर हो गया तो बाह्य धन कर क्या बनेगा? किसको कहते भास्कर? सूर्य को। सूर्य के पर्यायवाची होते नहीं होते? रवि, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य, भानु है, सूरज, अंशुमाली, मार्तंड, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। श्रेय धन कर, श्रेय से कर। एक पर दो कर, दो कृत। कितने कृत? दो कृत। पुरः धन कृत, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है, नहीं आ रहा? बाद में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? विसर्ग में कोई विकार होना चाहिए था क्या? और अगर हो गया तो पुरः धन कृत क्या बनेगा? पुरुषकृत। और तिरः धन कृत क्या बनेगा? तिरस्कृत। एक पर दो कर, एक पर दो कर, दो कृत। सर ऑफलाइन वाले ज्यादा फीस देते हैं क्या? उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हो आप। हम भी स्टूडेंट है। श्वेता तो मैं ही देखता रहूं है, क्या करूं बताओ? पुरः धनकृत पुरुषकृत और तिरः धनकृत त्रिस्कृत। एक पर दो कर दो कृत। कितने पति? चार पति। कौन कौन से? लिखो। बाह्य धनपति क्या बनेगा? बृहस्पति। वने धनपति वनस्पति। वाचे धनपति वाचस्पति। और बृहद धनपति क्या हो जाएगा? बृहस्पति। एक पर दो कर, दो कृत चार पति। कितनी कार? चार कार। अरे बासमती चावल होता है। बासमती क्या होता है? सूर्य होता है। ऑफलाइन वाले भाई बहनों को भी दिखा दो, एक बार दिखा दो भाई, इनकी आत्मा संतुष्ट हो जाएंगी। इनको भी पता लग जाएगा कि रजाई में घुटने से ज्यादा यहां जरूरी होता है।
चार कार है, वाचस्पति कहते हैं वाणी का पति। ब्रह्मा, ब्रह्मा। आगे लिखो चार कार, नमे धन कार, क्या बनेगा? नमस्कार। पुरः धनकार, क्या बनेगा? पुरस्कार। पुरः धनकार पुरस्कार। और तिरः धनकार क्या बनेगा? तिरस्कार। और सरह धनकार क्या बनेगा? सरोकार। सरह धनकार क्या बनेगा? सरोकार। कितने अपवाद हो गए? 13। अरे महाविद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि होगी। महाधन विद्याधन आलय, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। सरो का मतलब होता है कार्य का पूर्ण हो जाना, ठीक है ना? कोई इच्छा पूरी हो जाना, कोई कार्य पूरा हो जाना। एक बार मुस्कुरा देना। आप कैमरे में हो, अभी दिखवाते हैं, एक बार इनको दिखा दो सबको। है मास्क में मुस्कुरा दो, कैमरा पकड़ लेगा अपने आप। मुस्कुराया सिर्फ दांतों से नहीं जाता, आंखों से भी मुस्कुराया जाता है। होता है नहीं होता? मुस्कुराया सिर्फ दांतों से नहीं जाता, आंखों से भी जाता है। छाप दिया क्या? समझ आ गए अपवाद? कितने अपवाद होते? 13 अपवाद। कौन कौन से? एक पर दो कर, दो कृत, चार पति और चार कार, इन पर होती है अपवाद की मार। समझ आ गया? याद रहेगा? अब लिखो दूसरा, सत्व विसर्ग संधि का पहला नियम और उसके 13 अपवाद। अब लिखो दूसरा नियम। विसर्ग से पहले क्या आ जाए? ई या ऊ, और उसके बाद में क्या आ जाए? कै, पे या मैं वर्ण आ जाए। तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? मूर्धन्य स हो जाता है। छाप दो। तो सरह धनकार जरूरी थोड़ी हर बार सही बने, क्योंकि विसर्ग में अब यहां पे जो नियम लग रहा है वो क्या है? इसमें जो नियम लग रहा है वो अपवाद का है। तो कुछ भी बनेगा, जरूरी थोड़ी हर बार सही बने, वो भी बन सकता है। इसलिए सरह धनकार सरसकार नहीं होता, सरोकार होता है। छाप दिया? लिखो इसमें, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद कै, पे या मैं वर्ण आ जाए, विसर्ग के बाद कै, पे या मैं वर्ण आ जाए, तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। और मूर्धन्य स भी कैसा होगा? अधूरा, क्योंकि जब भी विसर्ग से व्यंजन बनेगा तो हमेशा अधूरा ही बनेगा। छाप दो। लिख दिया? यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो
और विसर्ग के बाद कै पे में वर्ण आ जाए तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। कैसे होगा? जैसे मैंने यहां पर लिखा आवीय धन कार, विसर्ग से पहले क्या आ जाए? या उ, बाद में क्या आ जाए? कैपे में विसर्ग का मूर्धन्य से मिला के लिखा तो आविष्कार। इसी प्रकार मैंने लिखा वही है धन कार, विसर्ग से पहले क्या आ रही है? ई, बाद में क्या आ रहा है? कै, विसर्ग का क्या होगा? मूर्धन्य से मिला के लिखा तो क्या बना? बहिष्कार। विसर्ग का क्या हो गया? मूर्धन्य से हो गया। इसी प्रकार बह्य धन करण, विसर्ग से पहले क्या आई? ई, बाद में क्या आया? कै, विसर्ग का क्या हुआ? मूर्धन्य से मिला के लिखा तो क्या बना? बहिष्करण। इसी प्रकार मैंने लिखा पर्य धन करण, विसर्ग से पहले क्या आया? ई, बाद में क्या आया? कै, विसर्ग का क्या हुआ? मूर्धन्य से। नियम क्या कह रहा है? विसर्ग से पहले क्या आ जाए? ई या ई, बाद में क्या आ जाए? कै, पे या में वर्ण, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? मूर्धन्य से हो जाता है। उत उपसर्ग होता है नहीं है, फिर आप संधि क्यों करवाते? अरे संधि में होता है, संधि में उत और उद दोनों आते हैं, उपसर्ग में केवल उद आएगा। इसी प्रकार संधि में तो आएगा निये और दुए, उपसर्ग में आता है निर और दुर आता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस बात का। किस किसने नहीं छापा ये परिष्करण? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। सिर्फ 2 जने ने, बाकी सब ने छाप दिया। मैंने बताया था ना कि जब मैं आपको विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा तो इस उदाहरण को लिखाऊंगा और तुम बहुत प्यार से लिखोगे, है ना? लिख दिया ना? तो क्या कहा था? यदि परि उपसर्ग के बाद किर धातु से बनने वाले शब्द आ जाएं तो परि उपसर्ग और किर धातु के बीच किसका आगम हो जाता है? मूर्धन्य से का। तो इसमें विसर्ग संधि होगी या व्यंजन संधि? व्यंजन है कि नहीं है? तो जिसने नहीं छापी है ये उदाहरण वो छाप के फिर काटे, ठीक है, जिससे ध्यान रहेगा पेपर में। ये बहुत बार पूछता है इसको, और ये सेम नियम लगता है, जबकि ये किस में आता है? अपवाद में। हाँ बिल्कुल, पहले इसको छाप दो और काट दो। छाप दो। जिन जिन्होंने इसको नहीं छापा है वो छाप के फिर काटे, ठीक है? समझ आया क्यों कटवा रहा हूं? व्यंजन संधि में आता है ये, यदि परि उपसर्ग के बाद क्या आ जाए? कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाए तो परि उपसर्ग और कृ धातु के बीच किसका आगम हो जाता है? मूर्धन्य से का आगम हो जाता है। लिखाए थे ना परिष्कार, परिष्कृत, परिष्कृति, परिष्कर्ता, परिष्करण और परिष्कार्य है। मैंने नहीं लिखा। हाँ ठीक है, आपको कोरियर करवाता हूं डेयरी मिल्क। आ गया? समझ में नहीं आया? तो परिधनकरण इसमें नहीं आएगा। ये किस में आता है? व्यंजन संधि में, क्योंकि ये किस में होता है? अपवाद में। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे लिखो, वही है धनकृत, वही है धनकृत, क्या हो जाएगा? बहिष्कृत। जो किससे युक्त हो? बहिष्कार से युक्त हो। छाप दिया? आगे लिखो, आवी है धनकृत, कार रखना। आवी लिख दिया ना आविष्कार, तो ये मत लिखो।
चतुए धन कोण, चतुए धन कोण, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? उ, बाद में क्या आ रहा है? कै। विसर्ग का क्या होगा? मूर्धन्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? चतुष्कोण। चतुए धन कोण क्या बना? चतुष्कोण। कैसे बना? समझ आ गया? विसर्ग से पहले क्या आया? उ, बाद में क्या आया? कै। विसर्ग में कोई विकार होगा? हाँ, क्या? मूर्धन्य से। मिला के लिखा तो चतुष्कोण। आगे लिखो, आवीय धन भाव। देखो इसको समझना वांस। आवी कहां से आ गया? चतुए धन पथ, ये लिखना, चतुए धन पथ। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? उ, बाद में क्या आ रहा है? पे। विसर्ग का क्या होगा? मूर्धन्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? चतुष्पथ। चतुए माने क्या होता है? और पथ माने रास्ते। जहां से क्या निकलते हो? चार रास्ते, वो क्या कहलाता है? चतुष्पथ, जिसका अर्थ होता है चौराहा। लिख देना, चतुए धन पथ चतुष्पथ। चतुष्पथ का अर्थ क्या होता है? चौराहा होता है। आगे लिखो, आयुए धन मान। विसर्ग से पहले क्या आया? उ, बाद में क्या आया? मैं। विसर्ग में कोई विकार होगा क्या? क्या? मूर्धन्य से। मिला के लिखा तो क्या होता है? आयुष्मान। लंबी आयु की कामना क्या कहलाता है? आयुष्मान। इसी प्रकार वपुए धन मान, वपुए धन मान। विसर्ग से पहले क्या आया? उ, बाद में क्या आया? मैं। विसर्ग का क्या हो गया? मूर्धन्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? वपुष्मान। क्या होता है वपुष्मान? स्वस्थ शरीर की कामना। वपु शरीर को कहते हैं। क्या मतलब होता है वपु का? शरीर। तो वपु है धन मान वपुष्मान। वपुष्मान का मतलब होता है स्वस्थ शरीर की कामना। छाप दो। तो आयुष्मान लंबी आयु की कामना, वपुष्मान स्वस्थ शरीर की कामना। समझ आ गया? तो क्या कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग से पहले क्या आ जाए? ई या उ, बाद में क्या आ जाए? कै पे में, विसर्ग का क्या हो जाता है? मूर्धन्य से। ये बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लिखो अब इसका तीसरा नियम, छाप दो और तीसरा नियम लिखो। हाँ हो रहा है जुकाम तो। रीना क्या दवा भेज रही हो क्या? है दमादम पेस्ट कॉपी मारती जा रही हो। सर आपको जुकाम हो रहा है क्या? हो रहा है। क्या करोगी बताओ? है लिखो आगे तीसरा नियम। तीसरा नियम लिखो। अरे यार चीज के अपवाद लोगे क्या? है सब में अपवाद लोगे क्या? विसर्ग से पहले क्या हो? स्वर। और विसर्ग के बाद भी क्या हो? ए या आ को छोड़कर स्वर। विसर्ग से पहले भी स्वर हो और विसर्ग के बाद भी स्वर हो। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा।
अब ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसका ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। छाप दो। यदि विसर्ग से पहले स्वर हो, यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद भी स्वर हो, यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद भी स्वर हो, लेकिन ए या आ को छोड़कर, लेकिन ए या आ को छोड़कर, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लिख दिया। विसर्ग से पहले क्या हो? स्वर हो, और विसर्ग के बाद भी क्या हो? स्वर हो, लेकिन किसको छोड़कर? ए या आ को छोड़कर। तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लिखो आगे, विसर्ग का लोप हो जाता है। लिखो आगे, विसर्ग के बाद में आने वाला स्वर, विसर्ग के बाद में आने वाला स्वर स्वतंत्र लिखा जाता है। विसर्ग के बाद में आने वाला स्वर स्वतंत्र लिखा जाता है और एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा जाता है। विसर्ग के बाद में आने वाला स्वर स्वतंत्र लिखा जाता है और एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा जाता है। तो बाद में आने वाला स्वर कैसे लिखा जाएगा? स्वतंत्र और एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा जाएगा। अच्छा उदाहरण है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा यहां अतः धन एव। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? स्वर। बाद में भी क्या आ रहा है? स्वर। लेकिन किसको छोड़कर है? ए या आ को। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। बाद में आने वाला स्वर स्वतंत्र लिखा जाएगा और एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा जाएगा। समझ आया? अब देखो कैसे पूछ लेता है। निम्नलिखित में से या अतः धन एव का संधि युक्त रूप होगा। अतः धन एव का संधि युक्त रूप होगा। और आप क्या करते हो? जल्दबाजी कर देते हो। प्रश्न को पढ़ के उसको समझने की कोशिश नहीं करते हो और उसका तुरंत क्या देने की जल्दी कर देते हो? उत्तर। विकल्प कैसे देगा? अतएव, अतएव, अतएव और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? है? और अगर मैं ये चीज नहीं बताता कि एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखे जाते हैं। शिरोरेखा का मतलब होता है किसी वस्तु को आप लिपिबद्ध करते हो तो उसके सिर के ऊपर जो रेखा खींचते हो, ये क्या कहलाती है? शिरोरेखा। तो आप क्या करते? इसका उत्तर अतः पहले वाला करते नहीं करते, और ये क्या होता? गलत होता। तो एक तो स्वर जो आएगा विसर्ग का तो क्या हो गया? लोप हो गया। बाद में आने वाला स्वर स्वतंत्र लिखा जाता है और एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अतः धनेव क्या होगा? अतएव। इसलिए ही आगे लिखो ततः धन
एव। विसर्ग से पहले क्या आया? ए। बाद विसर्ग से पहले भी स्वर है और विसर्ग के बाद भी स्वर है। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। बाद में आने वाला स्वर स्वतंत्र लिखा जाएगा और एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा जाएगा। तो अतः धनेव अतएव, ततः धनेव ततएव। आगे लिखो। अच्छा, इसमें से ना आ को हटाना क्योंकि आ का नियम इसमें नहीं लगेगा, केवल ए लिखना, ठीक है ना? ध्यान रखना, केवल ए लिखना, क्योंकि आ तो आता है, ए नहीं आएगा बस। अतः धनेव अतएव, ततः धनेव ततएव। आगे लिखो पै धन आदि। क्या लिखोगे? पै धन आदि। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, नहीं आ रहा? और बाद में भी क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, लेकिन किसको छोड़कर? ए को छोड़कर। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। बाद में आने वाला स्वर स्वतंत्र लिखा जाएगा और एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा जाएगा। तो पै धन आदि क्या होगा? पै आदि। पै आदि का मतलब क्या होता है? पै आदि कहते हैं प्रारंभिक रूप से पीना। मतलब क्या है? कोई तरल पदार्थ प्रारंभ में जो पीते हैं उसको क्या कहते हैं? पै आदि कहते हैं। इसी प्रकार पै धन इच्छा। दो होते हैं आदि, एक तो होता है आदि और एक क्या होता है? आदि। आदि माने होता है प्रारंभ और आदि माने होता है अभ्यस्त। किसी चीज का आदि हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। तो देखो पै धन इच्छा। विसर्ग से पहले क्या आया? स्वर। बाद में भी क्या है? स्वर। किसको छोड़कर? ए को। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। बाद में आने वाला स्वर स्वतंत्र लिखा जाएगा और एक ही शिरोरेखा के नीचे। तो पै धन इच्छा क्या हो जाएगा? इच्छा हो जाएगा। पै इच्छा क्या होता है? पदार्थ पीने की आहना, इच्छा। तो पै धन इच्छा, पै इच्छा। छाप दो। यस धन इच्छा। यस धन इच्छा। विसर्ग से पहले क्या आया? ए। स्वर। बाद में भी क्या आ रहा है? स्वर। विसर्ग का क्या होगा? लोप हो जाएगा। बाद में आने वाला स्वर स्वतंत्र लिखा जाएगा और एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा जाएगा। तो यश धन इच्छा क्या होगा? यश इच्छा। अब ये स की तो गुंडी आ रही है तो इसके ऊपर आएगा क्या? नहीं आएगा। यदि कोई गुंडी वाला वर्ड आ जाए तो उसके ऊपर से शिरोरेखा गुजरती है क्या? नहीं। जैसे आप द लिखते हो तो द ऐसे लिखते हो क्या? कैसे लिखते हो? ऐसे, ठीक है ना? तो गुंडी वाले जो वर्ण आ जाते हैं तो उनके ऊपर से भी शिरोरेखा नहीं गुजरती। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारा पेपर वस्तुनिष्ठ होता है? और कहीं हो जाए कैसा? वर्ण लिखित हो जाए है, और लिखित हो जाए तो जैसे मैं आरएस मेंस का और आरएस बैच पढ़ाता हूं तो मैं क्या उनसे 15-20 दिन में एक बार निबंध लिखवाता रहता हूं और उनसे निबंध लिखवाता हूं तो वे लिखते हैं कैसे पेन से? काले पेन से। जब कॉपी लौटाता हूं तो कैसे पेन से लौटती है? लाल पेन से। इतनी सारी अशुद्धियां होती हैं, मात्रा की, शिरोरेखा की। तो आप जानते हो कुछ लोग ऐसे तो बहुत ज्यादा ऐसे होशियार होते हैं, जैसे मैंने लिखा पेक्षा, और वो क्या करते हैं? ये क्या है, जो शिरोरेखा होती है अगर ये टेढ़ी लग जाती है तो ये पूरे शब्द की क्या है? भांति बिगाड़ देती है। तो वो ऊपर शिरोरेखा ही नहीं लगाते, ऐसे दे देते पेक्षा, सीधा लिख देते। अगर आपका पेपर वस्तुनिष्ठ नहीं है, कैसा है? लिखित है, वर्णात्मक है, और आपने अगर इस तरह से लिख दिया तो आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी, डस्टबिन में फेंक दी जाती है। कहां? डस्टबिन में। क्योंकि पता ही नहीं होता कि किसको कौन दे रहा है। शिरोरेखा जरूरी है कि नहीं है?
बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना सिरों रेखा के उसका कोई महत्व ही नहीं होता। शब्द का पता चलेगा कि कौन सा शब्द, तो इसलिए सिरों रेखा बहुत जरूरी होती है, अनिवार्य होती है। तो यश धन इच्छा, यश इच्छा, यश की चाहना या अभिलाषा। मने धन उच्छेद, मने धन उच्छेद। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? स्वर है, और विसर्ग के बाद भी क्या आ रहा है? स्वर है। विसर्ग का क्या होगा? लोप हो जाएगा। बाद में आने वाला स्वर स्वतंत्र लिखा जाएगा और एक ही सिरा रेखा के नीचे लिखा जाएगा। मने धन उच्छेद क्या होगा? मन उच्छेद हो जाएगा। आदि वाला में क्या हो गया? पै धन आदि, पै आदि, विसर्ग का लोप हो गया, बाद में आने वाला स्वर स्वतंत्र लिखा गया और एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखा गया। तो मने धन उच्छेद क्या बनेगा? मनुच्छेद। अब देखो, मनुच्छेद में आपसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है, कैसे आपको घुमा सकता है, कैसे आपको परेशान कर सकता है एग्जामिनर, समझना। मैंने लिखा मनुच्छेद शब्द में, मनुच्छेद शब्द में संधि है। मनुच्छेद शब्द में संधि है। अब विकल्प दे देगा पहला। पहला विकल्प क्या दे देगा? स्वर और व्यंजन संधि। दूसरा विकल्प दे देगा व्यंजन और विसर्ग संधि। तीसरा दे देगा स्वर और विसर्ग संधि। और चौथा विकल्प दे देगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? है कौन सा होगा? अरे उद नहीं होगा, उत होगा। उत धन चारण। आधी अधूरी क्लास लेते हो फिर तुम प्रश्न पूछते रहते हो। उत और उद का बताया नहीं था मैंने? कै कै तै तै पै पै और सै के साथ क्या आएगा? उद आएगा। बाकी सबके साथ उत आता है। ठीक है ना? तो क्या होगा इसका उत्तर? है तो इसका उत्तर होगा दूसरा, व्यंजन और विसर्ग संधि। मने धन उच्छेद, दो संधि नहीं है क्या इसमें? मने धन उच्छेद। विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। उच्छेद का क्या होगा? उत धन छेद। तय के बाद में छ आया तो तय का क्या हो गया? चय हो गया। क्या बना? मन उच्छेद। तो दोनों संधि है कि नहीं? अब ऐसे ना पूछ के इसमें और उसको कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख देगा? मनुच्छेद शब्द में क्रमशः संधि है। मैं क्रमशः संधि है। मनुच्छेद शब्द में क्रमशः संधि है। तो इतना मूर्ख थोड़ी होगा एग्जामिनर जो इनमें से कोई नहीं लिख के देगा। क्या आएगा? विसर्ग और व्यंजन संधि। विसर्ग और व्यंजन संधि। अब क्या होगा उत्तर? आ गया समझ में?
तो एक चीज का विषय ध्यान रखना, एक ही शब्द में कई कई संधि होती है। आपको एक भी शब्द नहीं रटना, आपको संधि के नियम याद रखने। और अगर आपको संधि के नियम याद हो गए तो आपको कोई समस्या आएगी क्या? कोई भी उदाहरण, कैसा भी उदाहरण कहीं से भी आ जाए, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना? आज संधि पूरी हो जाएंगी, कल प्रैक्टिस शीट ले लेना संधि की। कल मतलब सोमवार को। अब आज तो मुझे दिमाग से निकल गया था, सोमवार को मैं आपको प्रैक्टिस शीट दिलवा दूंगा, ले लेना। अब इसका उत्तर कौन सा हो गया? चौथा। अगर आपने उस प्रैक्टिस शीट को ईमानदारी से कर लिया, संधि में कहीं से भी प्रश्न उठ जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है ना? खूब एक से बढ़ के एक अच्छे से अच्छे उदाहरण मैंने वहां दे रखे हैं। लिखो अब अगला नियम। कितने नियम हो गए? 3। नियम लिखो चौथा। चौथा नियम लिखो, विसर्ग से पहले क्या आ जाए? कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विसर्ग के बाद क्या आ जाए? च, छ या तालव्य से, तो विसर्ग का भी क्या हो जाता है? तालव्य से हो जाता है। विसर्ग से पहले क्या आ जाए? कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन वालों को डलवा देंगे उसमें, आपके ऐप में से कर लेना। अरे महिमा जैन, अभी तुम कब धन ही में ही घूम रही हो? लोप नहीं हो रहा क्या? भय का लोप हो तो रहा है। कब धन ही है का, इसके वर्ग का कौन सा हो गया? चौथा। भय, इसका क्या हो गया? लोप। क्या बन गया? कभी बन गया। कब धन ई कभी, छाप दो इसको। विसर्ग से पहले कुछ भी आए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? च, छ या से, विसर्ग का क्या होगा? तालव्य। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद च, छ या षवर्ण आ जाए तो, यदि विसर्ग के बाद च, छ या षवर्ण आ जाए तो विसर्ग का तालव्य से हो जाता है। विसर्ग का तालव्य से हो जाता है। और तालव्य से भी कैसा होगा? अधूरा होगा। कैसा? अधूरा। क्योंकि किससे बन रहा है? विसर्ग से। मनुच्छेद का अर्थ होता है मन में कहा हुआ। मनुच्छेद का अर्थ क्या होता है? मन में कहा हुआ। लिख दिया। विसर्ग से पहले कुछ भी हो, विसर्ग के बाद क्या क्या आ जाए? च, छ या षवर्ण, तो विसर्ग का तालव्य से हो जाता है। कैसे होगा? देखो, अंतः धन चेतना, अंतः धन चेतना। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? कुछ भी आ जाए, बाद में क्या आ जाए? च, छ या से, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? तालव्य से। वो भी कैसा? अधूरा। जब मिला के लिखा तो क्या बना? अंतस चेतना। अब ये अर्थ तो सब जानते नहीं जानते इसका है? अंतस चेतना का अर्थ नहीं जानते हो? है? वो चेतन अवस्था में है, वो है अचेतन अवस्था में है। और अंतस चेतना मतलब होता है भीतरी अवस्था। ठीक है ना? अंतः धन चक्षु, चक्षु का मतलब होता है नेत्र। अंतः धन चक्षु, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? कुछ भी आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है? च। विसर्ग का क्या हो जाएगा?
तालव्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? अंतस चक्षु। क्या मतलब होता है अंतस चक्षु का? है अंत माने होता है भीतर, भीतरी। चक्षु माने होता है नेत्र, भीतरी नेत्र। तो बाहर के तो दो ही नेत्र होते हैं, भीतर हजारों नेत्र होते हैं। होते नहीं होते? कई बार आप कोई गलत काम कर रहे होते हो तो भीतर से आवाज आती है ना, कैसे आती है? हाँ ये गलत है। वो बाहर के नेत्रों से नहीं मान रहा, वो भीतर के से मानेगा क्या? नहीं मानेगा। तो अंतस चक्षु का मतलब होता है भीतरी नेत्र। तो भीतरी नेत्रों को कौन देख रहा है? बाहर के ही नहीं दिखते। अंतस चक्षु का मतलब होता है भीतरी नेत्र। आगे लिखो, मने धन चिकित्सा। मने धन चिकित्सा। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? कुछ भी। बाद में क्या आ रहा है? च। विसर्ग का क्या हो जाएगा? तालव्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? मनस चिकित्सा। सही लिखा है क्या? ऐसे ही लिखेंगे क्या? ऐसे तो नहीं लिख देंगे? मैंने लिखा ही नहीं, उससे पहले कह दिया नहीं सर। है? ऐसे नहीं लिख सकते क्या? क्यों? है जो मात्रा आती है वो अधूरे से हमेशा पहले आती है, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। तो मने धन चिकित्सा, मनस चिकित्सा। क्या होता है? मन से जो की गई चिकित्सा, मनस चिकित्सा। आगे लिखो, दुए धन चरित्र। विसर्ग का क्या बनेगा? तालव्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? दुष्चरित्र। दुए धन चरित्र, दुष्चरित्र। जो चरित्र कैसा हो? बुरा हो, क्या कहलाता है? दुष्चरित्र कहलाता है। तो अंतःधन चक्षु, अंतस चक्षु मतलब भीतरी नेत्र। मने धन चिकित्सा, मनस चिकित्सा। जो किसका इलाज करता है? मन का। वो कौन होता है? मनस चिकित्सक। बोलते हो आप मनोचिकित्सक, बोलते हो नहीं बोलते? तो मनोचिकित्सक नहीं होता, मन चिकित्सक होता है। जो किसका इलाज करता है? तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत ज्यादा वहम बहुत हो जाता है। कई बार ऐसी भी आवाज आती है जैसे कोई उनको आवाज दे रहा हो, तो वो क्या है, उनके जो दिमाग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। उनका जो चिकित्सक होता है वो क्या कहलाता है? मन चिकित्सक। आगे लिखो, निये धन छल। निये धन छल। विसर्ग से पहले कुछ भी आ रहा है, बाद में छ है, तो इसका भी क्या हुआ? तालव्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? निश्छल मतलब छल से रहित। जो किससे रहित हो? छल या कपट से रहित हो, वो क्या कहलाता है? निश्चल कहलाता है। आगे लिखो, निये धन श्वास। निये धन श्वास। श्वास होता है, श्वास नहीं होता। आप बोल देते हो कई बार श्वास, श्वास नहीं, श्वास होता है। विसर्ग का क्या बनेगा? तालव्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? निश्वास मतलब श्वास से रहित होता है। लिखो, निये धन श्वास, निश्वास मतलब श्वास से रहित होता है। आगे लिखो, दुए धन शासन।
जिसका शासन कैसा हो, बुरा हो। विसर्ग से पहले कुछ भी है, बाद में स आया तो विसर्ग का भी स हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, दुशासन। जिसका शासन कैसा हो, बुरा हो, वो क्या होता है, दुशासन होता है। दुए धन शासन क्या हो गया, दुशासन। जिसका शासन कैसा हो, बुरा हो, वो क्या कहलाता है, दुशासन कहलाता है। लिखो, अरे दुश्मन इसमें नहीं आएगा, मूल शब्द है दुश्मन, छाप दो। दुए धन शरीर क्या होगा, दो शरीर। आगे लिखो, यश धन शरीर, यश धन शरीर, ऐसा शरीर जिसने बहुत सारा क्या कमाया हो, यश कमाया हो। तो यश धन शरीर। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बाद में क्या आया, स, तो इसका भी क्या हो गया, स हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, यशस शरीर। अब जितने से लगाने उतने लगाना, पता लगे का ज्यादा या कम लगा दो, गिन के लगाना, 3 से आएंगे। तो यश धन शरीर, यशस शरीर, ऐसा शरीर जिसने बहुत सारा यश कमाया हो। दंतोष्ट में कौन सी संधि है, स्वर संधि के अपवाद में आता है, दंत धन ओष्ट, दंतोष्ट, अधरोष्ट, बिंबोष्ट, ठीक है ना, ये सब अपवाद में आते हैं। छाप दिया, समझ आ गया। तो विसर्ग से पहले क्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, च, छ या स। विसर्ग में क्या होता है तालव्य से, ठीक है ना। प्रोज्वल में प्रधन उज्ज्वल हो जाएगा, गुण संधि होगी, 2 संधि हो जाएंगी, प्रधन उत धन ज्वल, एक तो गुण और एक व्यंजन। आगे लिखो। अरे कल कोई टेस्ट नहीं होना, कौन सा टेस्ट, मैं तो नहीं लूंगा, तुम्हारा कोई हो तो मुझे पता नहीं, टेस्ट एक दिन तो जिन दो चैन से। आगे लिखो, इसके बाद विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, ठ से बनता नहीं है, जोड़े के रूप में लिख देते हैं इसको, ठ को। विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, ठ या सेवड़ आ जाए, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, मूर्धन्य से हो जाता है। कौन सा से, मूर्धन्य से। इसके 3-4 उदाहरण हैं, उनको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। लिखो, विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, ठ या सेवड़ आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, मूर्धन्य से हो जाता है। लिखो, छाप लिया। यदि विसर्ग के बाद, लिखो, यदि विसर्ग के बाद ट, ठ या ष वर्ण आ जाए तो, यदि विसर्ग के बाद ट, ठ या स वर्ण आ जाए तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। विसर्ग का मूर्धन्य स, और मूर्धन्य स भी कैसा होगा, अधूरा, क्योंकि किससे बन रहा है, विसर्ग से। लिखो इसमें, जैसे चतुए धन टीका, चतुए धन टीका, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, ट वर्ण आ रहा है, क्या बना, चतुष्टीका। चतुए धन टीका क्या बनेगा, चतुष्टीका। अब देखो, इस टीका शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। टीका का मतलब किसी पर टीका टिप्पणी करना भी होता है, टीका का मतलब तिलक भी होता है, और टीका का मतलब ग्रंथ भी होता है। चतुर्धन टीका, चतुष्टीका, जो किसी का कौन सा भाग हो,
चौथा चतुष्टी का। आगे लिखो धनुए धन टंकार, धनुए धन टंकार। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? कुछ भी आ रहा है। बाद में क्या आया? टैवर्ण आया। तो इस विसर्ग का क्या हो गया? मूर्धन्य से मिला के लिखा तो क्या बना? धनुष टंकार। क्या मतलब होता है धनुष टंकार का? धनुष की गूंज होता है। धनुए धन टंकार, धनुष टंकार, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष की गूंज होता है। तो विसर्ग से पहले कुछ भी आया, बाद में टैवर्ण आया, तो विसर्ग का क्या हो गया? मूर्धन्य से। दुर्दिन का क्या होगा? दुए धन दिन, दुर्दिन हो जाएगा, रुत्व विसर्ग हो जाएगी। और दुए धन कर दुष्कर, जिसको पार करना कठिन हो, तो दुए धन कर दुष्कर मूर्धन्य से हो रहा है? किसमें? धनुष का? अनुष्का? लिख के दो, लिख के बताओ, लिख के भेजो एक बार, लिख के दो, लिख के भेज दो। लिखो आगे, धनुए धन टंकार क्या होगा? धनुष टंकार, धनुष की गूंज। अरे तुम घर जाके थोड़ा बहुत पढ़ते हो, नहीं पढ़ते? तो उदाहरण कुछ हुआ करे, जिज्ञासा कोई हुआ करे, पूछा तो करो। या तो तुम बहुत ज्यादा होशियार हो जो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर कोई डाउट नहीं रहता इसलिए नहीं पूछते। तो कम से कम कोई जिज्ञासा हुआ करे, पूछ तो लिया करो। आगे लिखो चतुए धन षष्ठी, चतुए धन षष्ठी। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? कुछ भी आ रहा है। बाद में क्या आ रहा है? से। विसर्ग का क्या हो गया? मूर्धन्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? चतुष्षष्ठी। क्या होता है चतुष्षष्ठी का मतलब? चतुए माने होता है 4, षष्ठी माने होता है 60। 4 और 60 64 होते हैं। चतु और षष्ठी माने 4 और 60 क्या हो जाता है? 64 हो जाता है। तो लिख दो चतुए धन षष्ठी चतुष्षष्ठी, जिसका अर्थ होता है, तो कहां इसमें कोई संधि का नियम ही नहीं है। धनुष्कार में क्या संधि होगी? धनुष मूल शब्द है, कार प्रत्यय, धनुष्कार। संधि है ही नहीं इसमें कोई भी। हर शब्द में जबरदस्ती संधि मत घुसेड़ा करो, जरूरी थोड़ी हर शब्द में ही हो, है? हाँ, अनुष्का में हो जाएगा। अनुए धन का, तो विसर्ग का क्या हो गया? से। अनु का मतलब अनु किसकी? कोली की। आप दो तो चतुए धन टीका, कोई नहीं होता, मूल शब्द है। समानांतर में दीर्घ स्वर संधि होगी। छाप दिया क्या? 3 उदाहरण है, तीनों का ध्यान रख लोगे। आगे लिखो। अरे ये मक्खी ने सारा ही मिटा दिया। छाप दिया। अब लिखो छठा नियम। विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? तय, थे या सवर्ण आ जाए, तो विसर्ग का क्या होगा? दंत्य से। विसर्ग का क्या होगा? दंत्य से। छाप दो और लिखो।
मनोरंजन में विसर्ग संधि है ना, मने धन रंजन, विसर्ग से पहले ए है, बाद में गोस्वर्ण है, विसर्ग का ओ हो गया, उत्तु विसर्ग संधि। छाप दो इसको और लिखो इसमें। छाप लिया? लिखो, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद तय, थ या श वर्ण आ जाए तो, यदि विसर्ग के बाद तय, थ या श वर्ण आ जाए तो विसर्ग का दंत्य स हो जाता है, विसर्ग का दंत्य स हो जाता है। और दंत्य स भी कैसा होगा? अधूरा, क्योंकि किससे बन रहा है? विसर्ग से बन रहा है। तो लिख दो और लिखो अब इसमें, जैसे नमे धन ते, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ए, कुछ भी आ रहा है, ए आप है, कुछ भी है, विसर्ग से पहले कुछ भी है, बाद में क्या आ रहा है? तय, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? दंत्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? नमस्ते। किसको किया जाता है नमस्ते? बताया था ना उस दिन, नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम। नमस्ते व्यक्ति विशेष को किया जाता है, नमस्कार किसी समूह को किया जाता है, और प्रणाम माता पिता और गुरुजनों नहीं होता, गुरुजन होता है, ठीक है ना, क्योंकि जन खुद ही बहुवचन है, तो गुरु एक वचन है, और गुरु में जन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो गुरु जन खुद बहुवचन है। अब मान लो मैंने आपसे कहा अनेक, अब अनेक एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। अब इसका अनेक को लिखेंगे तो क्या होगा? गलत होगा, तो गुरुजनों नहीं होता, गुरुजन होता है। तो नमे दंते नमस्ते। आगे लिखो, अंते धन तल, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? कुछ भी आ रहा है। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? तैवर्ण आ रहा है। विसर्ग का क्या होगा? दंत्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? अंतस्थल। और अंतस्थल का मतलब क्या होता है? भीतरी तरह होता है। अंतः धन तल अंतस्थल, भीतरी तरह होता है। परोपकार में गुण संधि है, मनोविराम में विसर्ग है। पर धन उपकार, मने धन विराम। लिखो, अंतः धन तल क्या हो गया? अंतस्थल, भीतरी तरह होता है। आगे लिखो, बहिये धन थल, विसर्ग से पहले क्या आया? कुछ भी आया, बाद में क्या आया? थैवण आया, तो विसर्ग का भी क्या हो गया? तालव्य से, दंत्य से, सॉरी, कौन सा से? दंत्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? बहिस्थल, बहिये धन थल, बहिस्थल। बहिये धन थल मिला के लिखा तो क्या बनेगा? बहिस्थल बनेगा। क्रांति में कोई संधि नहीं है, ठीक है ना, क्रांति मूल शब्द है। तो बहिये धन क्या हो गया? बहिस्थल। आगे लिखो, दुए धन तर, दुए धन तर, विसर्ग से पहले क्या आया? कुछ भी आया, बाद में क्या आया? तय आया, विसर्ग का क्या हो गया? दंत्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? दुस्तर। जिसको पार करना क्या हो? कठिन हो, उसको क्या कहते? दुस्तर। तो दुए धन तर मिला के लिखा तो क्या हो गया? दुस्तर। क्या मतलब होता है? दुस्तर, जिसको पार करना कठिन हो, दुस्तर कहलाता है। छाप दो। तो बहिये धन थल बहिस्थल, दुए धन तर दुस्तर। आगे लिखो, मने धन ताप,
मने धन ताप। विसर्ग से पहले क्या रहा है? कुछ भी। बाद में क्या है? अतः। विसर्ग का क्या हो गया? दंत्य से मिला के लिखा तो मनस्ताप। कैसे? मने धन, मतलब समझा नहीं मैं। केवल तय। अच्छा ऐसे, नमस धनते, ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा? वो भी तो होना चाहिए ना, अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ के तो कोई महत्व ही नहीं होता। मैंने क्या कहा था? संधि का मतलब जबरदस्ती बिठाना नहीं होता। संधि का मतलब है दोनों का अर्थ होना चाहिए, और जब तक दोनों का अर्थ नहीं होगा तो संधि हो ही नहीं सकती। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो मने दंताप क्या होगा? मनस्ताप। आगे लिखो। अब देखो, एक बहुत अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। अंतः धन थल। अब आपको पुस्तकों में लिखा मिलेगा अंतः धन स्थल। क्या लिखा मिलेगा? अंतः धन स्थल। तो ध्यान रखना, स्थल नहीं होता, स्थल होता है तत्सम रूप, और तद्भव होने पर थल हो जाता है। स्थल का क्या शेष बचता है? थल शेष बचता है। यदि किसी शब्द के प्रारंभ में अधूरा तालव्य से या अधूरा दंत्य से आ रहे हो, वो शब्द कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं। किसके होते हैं? तत्सम या संस्कृत भाषा के होते हैं। तद्भव होने पर या तो इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, या फिर इनका क्या बन जाता है? पूरा दंत से बन जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे स्थान, क्या बचता है? थान बचेगा। स्थल का थल बचेगा। स्थिति का स्थिति बचता है, ठीक है ना। शमशान का मसान बचता है। बनता नहीं बनता? श्वश्रु, समश्रु, जैसे समश्रु, और एक क्या होता है? श्वश्रु। एक होता है समश्रु और एक होता है श्वश्रु। अब देखिए, इनमें से आ रहा है, नहीं आ रहा प्रारंभ में, तो जाहिर सी बात है ये कैसे होंगे? तत्सम होंगे। अब तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, या फिर इनका दंत से बनेगा। अब समश्रु के इस से का तो लोप हो जाता है, और क्या बनता है? इसका मूछ। और श्वश्रु में से बन जाता है, इसका बनता है सास। इसमें शब्द शुद्धि में बहुत पूछ लेता है। समश्रु माने मूछ, तो देखो ऊ आएगा लघु, क्योंकि मूछ कैसी होती है? छोटी। और सासू माँ है, वो तो लुगाई की भी माँ है। जब लुगाई छोटी नहीं होती तो उसकी माँ कैसे छोटी होगी? तो वो कैसी होगी? बड़ी होगी। तो श्वश्रु में ऊ कैसा आएगा? बड़ा। और समश्रु में ऊ कैसा आएगा? तो दोनों तत्सम है कि नहीं है? ध्यान रखना। तो अंतः धन थल क्या होगा? अंतस्थल होगा। तो अंतः धन थल क्या हो गया? अंतस्थल। आगे लिखो, मरु धन थल क्या हो जाएगा? मरुस्थल होगा, नहीं होगा? जो स्थान किससे युक्त हो? मरु से। और मरु किसको कहते? मिट्टी, रेत होता है, नहीं होता? तो मरु है धन थल, मरुस्थल। आया समझ में? तो विसर्ग के बाद में क्या आया? थे। तो विसर्ग का कौन सा से? दंत से। और लिखो आगे। एक पूछा गया है पेपर में, विषय ध्यान रखना, सी-टेट के पेपर में पूछा था पिछले में, और पिछले पेपर में जो पूछा था वो पूछा था निये धन सीम। निये धन सीम। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? कुछ भी आ रहा है। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? कुछ भी आ रहा है।
विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? कौन सा से? दंत्य से। तो विसर्ग का भी क्या हो जाएगा? दंत्य से। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? निस्सीम बनेगा। और निस्सीम का मतलब क्या होता है? सीमा से रहित होता है। निस्सीम का मतलब क्या होता है? सीमा से रहित होता है। छाप दो। तो निय धन सीम क्या हो गया? निस्सीम, सीमा से रहित हो गया। लिख दिया? और लिखो, निय धन संकोच। तो विसर्ग का क्या बना? दंत्य से। मिला के लिखा तो क्या बना? निसंकोच। तो किससे रहित? संकोच से। तो निय धन संकोच क्या हो जाएगा? निसंकोच, मतलब संकोच से रहित। कई बार कहते हो ना, अरे पूछा मत करो तुम तो निसंकोच आ जाए करो। तो निसंकोच मतलब बिना किसी शंका के निसंकोच हो जाता है। आगे लिखो। कोई कंफ्यूजन है क्या यहां तक? दुए धन साहस। दुए धन साहस। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? कुछ भी आ रहा है। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? दंत्य से। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? दुस्साहस बनेगा। दुए धन साहस, दुस्साहस कैसे बना? समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन है क्या यहां तक? पर सर इसमें तो पहले अनुस्वार आ रहा है। अरे अनुस्वार नहीं है, विसर्ग है ये, विसर्ग। लिखो 7वां नियम। है मरुस्थल रेगिस्तान को कहते हैं ना। क्या? हाँ, मरु। और मरु का मतलब क्या होता है? रेत या पेड़। अब देखो यहां पे ऐसा स्थल जो किससे युक्त हो? रेत से। किससे युक्त हो? रेत से। मरुस्थल जो मूल रूप से प्रयोग किया जाता है वो किसको कहा जाता है? रेगिस्तान को। किसको कहा जाता है? रेगिस्तान को। ऐसा स्थान जहां पर बहुत ज्यादा क्या हो? रेती रेत हो, उसी को मरुस्थल कहा जाता है। अब ऐसे तो क्या है, जैसे आप कह रहे हो ना, उसको भी तो मरुस्थल कहा जाता है। तो प्राचीन समय पे वहां पर रेत रहा होगा, उसके बाद में क्या हुआ? हो सकता है आसपास के क्षेत्र में नदी आने की वजह से पेड़ पौधे हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो प्राचीन समय पे वहां रेत रहा होगा। हाँ, तो वो तो क्या हो गया? तो बर्फ रहती है, मौसम ठंडा हो जाएगा, आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे ज्यादा हो जाएंगे। पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है बरसात ज्यादा होगी। बरसात ज्यादा होगी, वहां पे शीतलता आएगी, और जहां पर शीतलता आएगी जाहिर सी बात है वहां पे बर्फ जमेगी, फिर बर्फ पड़ जाएगी वहां पे। तो ये पहले ही वहां पर रेगिस्तान रहा होगा, इस वजह से उस क्षेत्र का नाम मरुस्थल पड़ा होगा। बोलो। निये अथवा दुए के बाद। कुछ पूछ रहा था कोई? निये अथवा दुए के बाद क्या आ जाए? रे वर्ण आ जाए। तो निये और दुए में आने वाले विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लघु ई का दीर्घ हो जाता है, और लघु ऊ का दीर्घ ऊ हो जाता है। छाप दो इसको, इंपॉर्टेंट कर देना इस नियम को, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। छाप दो। निये अथवा दुए के बाद क्या आ जाए? रे वर्ण आ जाए।
तो निये अथवा दुए में आने वाले, निये अथवा दुए में आने वाले विसर्ग का क्या होगा? लोप होगा। और न में आने वाली लघु ई का दीर्घी, और दु में आने वाले लघु ऊ का दीर्घ हो जाता है। अरे दिखाना ये क्या है इसका अकिया का, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। छाप दो इसको। अब देखो योगेंद्र सिंह, ये नीसम कोई शब्द होता है क्या? कुछ भी लिख के भेज देते हो ऐसे ही, हर शब्द में तुम्हें संधि चाहिए। नीसम कोई शब्द ही नहीं होता। लिखो इसमें, यदि निये अथवा दुए के बाद, यदि निये अथवा दुए के बाद रैवर्ण आ जाए तो, यदि निये अथवा दुए के बाद रैवर्ण आ जाए तो निये अथवा दुए में, निये अथवा दुए में आने वाले विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि निये अथवा दुए के बाद क्या आ जाए? रै वर्ण आ जाए तो निये अथवा दुए में आने वाले विसर्ग का लोप हो जाता है। निये अथवा दुए में आने वाले विसर्ग का लोप हो जाता है। लिख दिया। तथा निये और दुए में आने वाली, निये और दुए में आने वाली लघु ई और लघु ऊ का, लघु ई और लघु ऊ का दीर्घ ई और दीर्घ ऊ हो जाता है। निये और दुए में आने वाली लघु ई और लघु ऊ का क्या करोगे? मेरे नंबर का लुगाई का दे दूं? है सर, आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? मुझे लुगाई से ही टाइम नहीं मिलता फोन उठाने का उसका है। लिखो, यदि निये अथवा दुए के बाद रै वर्ण आ जाए तो निये अथवा दुए में आने वाले विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। निये और दुए में आने वाली लघु ई और लघु ऊ का दीर्घ ई और दीर्घ ऊ हो जाता है। देखो कैसे होता है। मैंने लिखा निये धन रस, निये धन रस बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण संधि है। यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से और अच्छे से समझना। निये धन रस, अब यहां पे निये के बाद रैवण आ रहा है, विसर्ग का क्या होगा? लोप होगा। इस लघु ई का दीर्घ ई हो जाएगा। मिला के लिखा तो क्या बना? नीरस। क्या मतलब होता है? आपको शिक्षण विधियों में पढ़ा। अच्छा, शिक्षण विधि तो अभी कहां शुरू हुई? अभी तो साइको चल रही है ना। हाँ, आपको शिक्षण विधियों में पढ़ाई जाएगा ये बात कि हिंदी व्याकरण सबसे नीरस विषय होती है। क्या होती है? नीरस विषय, जिसमें कोई भी रस नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी रस नहीं होता। लेकिन तुम सबसे ज्यादा रस ले किस में रहे हो? हैं? ले रहे हो नहीं ले रहे? तो नीरस का मतलब होता है रस से रहित। लिखो आगे, निये धन रव, निये धन रव। निये के बाद क्या आया? रैवण आया। इस विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। और लघु ई का दीर्घी हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? नीरव। नीरव का मतलब क्या होता है?
रब कहते हैं ध्वनि को। रब किसको कहते हैं? ध्वनि को कहते हैं। और नियमान होता है रहित, जो किससे रहित हो? ध्वनि से रहित हो, उसको क्या कहते हैं? नीरव। तो कई बार आप कहते नहीं हो क्या कितना नीरव वातावरण है, मतलब शांत वातावरण है, तो लिख दो शांत। तो निये धन रव नीरव। नीरव का मतलब क्या होता है? ध्वनि से रहित होता है। और ध्वनि से रहित है इसका मतलब शांत होता है, ध्वनि रहित। आगे लिखो, निये धन रोग। अब निये के बाद रेवण आ रहा है, विसर्ग का क्या हो गया? और इस लघुई का दीर्घी हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? निरोग या निरोग? इस बात का ध्यान रखना, निरोग नहीं होता, निरोग होता है। अगर मैं लिखता निरोगी तो निरोगी होगा या निरोगी होगा? कौन सा सही होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला सही होता है, नीचे वाला गलत होता है। क्यों? क्योंकि नी उपसर्ग होता है, रोग मूल शब्द होता है, ई प्रत्यय होता है। और जब इसको मिला के लिखेंगे तो कहते हो ना, पहला सुख निरोगी काया। और निरोग लिखेंगे तो निये धन रोग निरोग बनेगा, निरोग नहीं होता। याद रहेगा नहीं रहेगा? तो निये धन रोग निरोग बनेगा। आगे लिखो, निये धन रंध्र। रंध्र का मतलब होता है छिद्र या रोम। निये धन रंध्र। अब निये के बाद में क्या होता है? निये के बाद में रेवण आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। लघुई का क्या हो गया? दीर्घी हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? निरंध्र बना। और निरंध्र का मतलब क्या होता है? छिद्र या रोम से रहित होता है। तो निये धन रंध्र क्या होगा? है निरंध्र होगा। कैसे बना समझ आ गया? तो निये धन रस क्या बना? नीरस, जिसका अर्थ क्या होता है? रस से रहित। निये धन रव क्या होता है? नीरव, जिसका अर्थ क्या होता है? रव, ध्वनि से रहित होता है। और निये धन रोग क्या होता है? निरोग होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? रोग से रहित होता है। तो निये धन रंध्र निरंध्र, जिसका अर्थ क्या होता है? छिद्र या रोम से रहित होता है। आगे लिखो, दुए धन रम्य। अब देखो, दुए के बाद में क्या आया? रेवण आया। विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। ऊ का क्या हो गया? दीर्घु हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? दूरम्य हो गया। तो दुए धन रम्य क्या बना? दूरम्य बना। तो जहां रमण करना क्या हो? कठिन हो, उसको क्या कहते हैं? दूरम्य कहते हैं। क्या कहलाता है? दूरम्य कहलाता है। तो कैसे बना समझ आया? छाप दो। दुए धन राज। दुए धन राज। दुए के बाद में क्या आया? रेवण आया। तो विसर्ग का तो क्या हो गया? लोप हो गया। इस लघु का दीर्घु हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना? दूराज बना। जो राज कैसा हो? बुरा हो, क्या कहलाता है? दूराज कहलाता है। नीरज का नहीं आएगा इसमें। देखो, बहुत किताबों में नीरज का भी संधि विच्छेद निये धन रज दे रखा है, और धीरज का भी दिए धन रज दे रखा है, जो क्या होता है? गलत होता है। क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आपको इसका विषय ध्यान रखना। केवल संधि का मतलब जबरदस्ती बिठाना नहीं होता। संधि का मतलब होता है दोनों शब्दों का अर्थ वही होना चाहिए जो मूल शब्द का अर्थ है।
अब कुछ विद्वान इसका विच्छेद कैसे कर देते हैं, निये धन रज कर देते हैं। निये का मतलब होता है रहित और रज माने होता है धूल, जो किससे रहित हो, धूल से रहित हो। तो कहते हैं कि ये भौगोलिक में संधि नहीं है, भौगोलिक में प्रत्यय का नियम लगा है। भूगोल धन इक प्रत्यय के कारण उ का अव हुआ है, ठीक है। निये धन रज। अब यहां पे अगर आप इसका अर्थ निकालोगे कि जो किससे रहित हो, धूल से रहित हो, क्योंकि जो कमल होता है वो धूल से रहित अर्थात पानी में पैदा होता है, और वो धीरज का विच्छेद क्या कर देते हैं, दिए धन रज, विसर्ग का लोप हो गया, लघु दीर्घी में बदल गई, धीरज हो गया। लेकिन क्या वही अर्थ निकल रहा है क्या? धीरज का मतलब क्या है, जिसके किसका जन्म हो जाए, धैर्य का, और जिसके धैर्य का जन्म हो गया वो कौन हो गया, धीरज हो गया। नीरज का मतलब होता है रज नहीं होता, जय होता है। जब इनका विच्छेद करेंगे तो इनमें प्रत्यय का नियम लगता है, नीर धन ज। नीर माने पानी में, जा माने जन्म लेने वाला, क्या बनेगा, नीरज। तो बताइए अर्थ इससे निकल रहा है या निये धन रज से? धीरज का विच्छेद करेंगे तो धीर धन जा होता है। धीर का मतलब क्या है, धैर्य, जा माने जन्म, जिसके किसका जन्म हो जाए, धैर्य का जन्म हो जाए, वो कौन होता है। समझ आया नहीं आया? तो इसको पेपर में कैसे पूछता है, बहुत सारी किताबों में नीरज और धीरज का विच्छेद निये धन रज और दिए धन रज लिखा मिलेगा, जो गलत है, आपको नहीं करना। अब लिखो, इसमें एक प्रश्न लिखो, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। मृद धन में कराया तो भैया सुरेश सोते रहते हो क्या? मृद धन में समझ लो, कोई बात नहीं। दै के बाद में मैं आया तो दै का क्या हो गया था, ने, और इस री के कारण इस ने का क्या हो गया था, अणे, मिला के लिखा तो क्या बना था, मृण्मय। मृण्मय का मतलब होता है मिट्टी से युक्त। क्या होता है, मिट्टी से युक्त होता है। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? विकल्प लिखो, पहला नीरस, दूसरा लिखो नीरव, नीरोग, और चौथा नीरज। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, नीरज नहीं है, क्योंकि नीरज में नीर मूल शब्द है और जय क्या है, प्रत्यय है। तो कौन सा होगा इसका उत्तर, नीरज होगा। तो इसका ध्यान रखना, नीरस का हमने विच्छेद क्या किया था, निये धन रस किया था। नीरव का क्या किया था, निये धन रव किया था। नीरोग का क्या किया था, निये धन रोग किया था। लेकिन नीरज में हम क्या करेंगे, नीर मूल शब्द होगा और इसमें ज प्रत्यय होगा। तो विसर्ग संधि है क्या, नहीं है। कोई भी संधि है क्या, नहीं है। निसंकोच को दोबारा बता दो, क्या समस्या हो गई निसंकोच में, निये धन संकोच। विसर्ग के पहले कुछ भी है, बाद में दंत से आया,
तो विसर्ग का भी दंत से हो गया, मिला के लिखा तो क्या हो गया, निसंकोच हो गया। क्या हो गया, निसंकोच हो गया। ठीक है ना? है? हाँ, दूरस्थ में क्या होगा, देखो दूरस्थ, अब क्या होगा, दूर धन इस्त, दूर धन इस्त, क्या होगा, दूरस्थ हो जाएगा। क्या हो गया, संयोग हो गया। दुए धन इस्त थोड़ी करोगे, या दुए धन रस्त थोड़ी करोगे, क्योंकि अर्थ भी तो होना चाहिए ना, बिना अर्थ के नहीं होता। तो संधि क्या हो गई, आज पूरी हो गई। किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है ना? नमे का अर्थ क्या होता है, नमे का अर्थ नमस्कार होता है। रब का अर्थ ध्वनि होता है। क्या अर्थ होता है, ध्वनि होता है। नीरस में निर उपसर्ग होगा, लेकिन संधि में नी आएगा। तो संधि में अगर कोई भी जिज्ञासा हो तो आगे अगली कक्षा जब हो तब आप बेझिझक पूछ लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आराम से पहले चले जाओ थोड़ा।